टेस्टी करवाया बेबी था, दिल छू पर लेने कुछ भी वाली कारगर कहानी। साबित नहीं नीरज हो और रहा मीरा था की और अब शादी उन को लोगों 10 ने वर्ष भी हो लगभग चुके थे उम्मीद छोड़ ही और दी अभी थी। तक नीरज नीरज और का मीरा संयुक्त को परिवार माता था, पिता बनने का जिसमें सुख माता प्राप्त पिता, नहीं हो नीरज सका के था। 2 छोटे भाई, काफी उनकी इलाज, पत्नी और बच्चे एक साथ रहते थे। नीरज का घर एक गांव में था जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, पर नीरज का अच्छा खासा कारोबार था उस गांव में और अपने दोनों भाइयों से कहीं ज्यादा कमाई नीरज की थी। लेकिन नीरज और मीरा के बच्चे नहीं थे, इसलिए नीरज और मीरा का कोई मान सम्मान भी नहीं घर में था। मीरा की दोनों देवरानी दिन भर बच्चों का बहाना लेकर घर का कोई भी काम नहीं करती थी और मीरा को अकेले पूरे घर का काम देखना था। सासू माँ का भी कहना था, उनके छोटे बच्चे हैं, घर तू संभाल ले, तुझे और काम भी क्या है। और इधर नीरज का भी कोई मोल नहीं था। गांव में यदि कोई शादी विवाह या कोई कार्यक्रम पड़ता तो जो भी लेन देन करना होता वह नीरज के सर पर डाल दिया जाता है, ये बोलकर कि इन दोनों भाइयों के बहुत खर्चे हैं और नीरज की बहनें जब भी मायके आती तो उनकी विदाई आदि देने का जिम्मा भी नीरज के सर पर आ जाता। बाकी दोनों भाई के खर्चे तो बहुत ज्यादा थे क्योंकि उनके बच्चे थे। नीरज और मीरा को लगने लगा था कि उनके बच्चे नहीं है, इसलिए वह जो भी कमाई करते हैं या काम करते हैं उन सब का हकदार उनके भाई और बहन है, क्योंकि खुद नीरज की सारी कमाई भाई बहनों और नाते रिश्तेदारों में निकल जाती और मीरा को सारा दिन घर में कोल्हू के बेल की तरह पिसना पड़ता। ऐसा लगता था जैसे बच्चे नहीं होना कितना बड़ा पाप हो गया है। जहाँ नीरज और मीरा संतान न होने के कारण दुखी रहते थे, वहीं उनके भाई और बहन खुश थे कि उनकी संतान नहीं है और उनकी सारी कमाई हमारे हाथों में आ रही है। यहाँ तक कि नीरज की माँ भी खुश रहती थी कि अच्छा है उसकी संतान नहीं है, कम से कम मेरी बेटियाँ जब भी मायके आएंगी उन्हें पूछने वाले भाई भाभी तो यहाँ रहेंगे। एक दिन नीरज और उसकी पत्नी एक रिश्तेदारी में विवाह समारोह में गए थे। वहाँ पर एक और पति पत्नी आए हुए थे जिनके पिछले 11 साल से कोई संतान नहीं थी और इस बार उनकी गोद में उनकी संतान थी, जिसे देखकर नीरज और मीरा बहुत हैरान हुए। और जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बोला, हाँ हम भी संतान के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर हमने शहर जाकर टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका इस्तेमाल किया और संतान प्राप्ति हो गई। नीरज और मीरा को इन सब तरीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा ये सब क्या होता है, तो फिर उन लोगों ने बोला कि हम सब लोग गांव में रहते हैं इसलिए हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और अब डॉक्टर इतना कुछ कर लेते हैं कि जिनके सामान्य तरीके से संतान नहीं हो सकती उनकी संतान को गर्भ से बाहर विकसित करके फिर गर्भ में डाल दिया जाता है और संतान प्राप्ति हो जाती है। बाकी तुम्हें डॉक्टर समझा देंगे। नीरज और मीरा को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनके मन में एक उम्मीद जाग गई कि अब उनकी भी अपनी संतान जन्म ले सकती है। उन्होंने शहर के उस डॉक्टर का पता ले लिया और घर जाकर अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर तो घर वालों के चेहरे ही उतर गए। उन्हें लगने लगा अगर इनको संतान हो गई तो उनके हाथ से बहुत बड़ा खजाना निकल जाएगा और सबने बहुत हंगामा मचाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी की संतान को उसके गर्भ के बाहर विकसित करके फिर से उसके गर्भ में डाला जा सकता है। ये सब बनावटी बातें हैं, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटने के लिए ये बातें बोली जा रही हैं। और क्या गारंटी है कि आने वाली संतान तुम्हारी ही होगी, हो सकता है तुम्हें किसी और की संतान दे दी जाए और तुम्हें उल्लू बना दिया जाए और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। नीरज की बहन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पता नहीं किसका गंदा खून तुम्हारे नाम पर तुम्हें बेच देंगे। नीरज और मीरा को सब कुछ समझ में आ रहा था कि उनके घर वाले क्यों नहीं चाहते कि उनकी संतान हो, क्योंकि उनके हाथ से मोटा पैसा जो निकल जाता। नीरज की माँ भी इनके पक्ष में नहीं थी। उनका कहना था जब शादी के 10 वर्ष भी संतान नहीं हुई तो आप संतान करके क्या करोगे, वैसे भी तुम लोगों की उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में संतान का पालन पोषण कैसे करोगे। और पता नहीं क्या क्या बोलकर नीरज और मीरा को बलगलाने की कोशिश की, लेकिन नीरज और मीरा ने ठान लिया था कि वे संतान के लिए कोशिश जरूर करेंगे। और अगले दिन नीरज और मीरा शहर के लिए निकल पड़े। इधर नीरज और मीरा के शहर के लिए निकलने के बाद घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया। नीरज के सारे भाई बहन आपस में बोलने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर नीरज भाई की संतान हो गई तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, फिर तो हमारे हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति निकल जाएगी और फिर मीरा भाभी भी घर के सारे काम क्यों करेंगी, इसमें तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। उधर नीरज और मीरा शहर पहुंच गए थे। उस रिश्तेदार ने पहले ही बार बता दिया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उन्हें लंबे समय तक शहर में रुकना पड़ेगा और उसकी मदद से उन्होंने शहर में एक घर किराए पर भी ले लिया था। वह पूरी तैयारी के साथ गए थे
इस उम्मीद में कि उनकी संतान हो जाएगी। नीरज और मीरा लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे। करीब 2 महीने बाद नीरज मीरा को खुशखबरी मिल चुकी थी। मीरा गर्भ से थी और डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। पूरे महीने डॉक्टर की देख रेख में बिताने पड़ेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। उसके बाद एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद उतनी दिक्कत नहीं है, पर जब तक बच्चा गर्भ में है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नीरज और मीरा ने बोला हाँ बिल्कुल ख्याल रखेंगे, इतनी मुश्किल से हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर ने बोला आपको शहर में ही रहना पड़ेगा ताकि आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें। नीरज ने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर ने मीरा को कुछ भी काम करने से मना किया था और अधिक से अधिक आराम करने को बोला था ताकि किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। नीरज ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ से बोला माँ अभी हमें बच्चा होने तक यहीं रहना पड़ेगा और मीरा को डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है तो तुम भी शहर आ जाओ, कुछ दिन मीरा को तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत है। नीरज की माँ ने बोला अब इस उम्र में मेरे से यहाँ सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जैसे करना है देख लो। नीरज ने बोला ये क्या बोल रही हो माँ, बाकी भाई बहन के बच्चे भी तो तुमने ही करवाए हैं और अब मेरे बच्चे की बारी आई तो तुम पीछे हट रही हो। नीरज की माँ ने बोला हाँ तो बाकी भाई बहनों ने समय पर बच्चे किए, तेरी तरह बुढ़ापे में किसी ने बच्चे नहीं किए, देख ले क्या करना है, मैं तो नहीं आने वाली, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद नीरज ने एक एक करके अपने सारे भाई बहनों को फ़ोन किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया और कोई भी नीरज और मीरा की मदद के लिए शहर आने को तैयार नहीं हुए। नीरज मीरा को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब उसका बच्चा आने वाला है, उनका बारिश आने वाला है, तो उन लोगों को जलन हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस मुफ्त के पैसों पर वे ऐश कर रहे थे वह सब खत्म होने वाला है, इसलिए कोई भी नहीं चाहता था कि हमारी संतान हो। ये वही भाई बहन और माँ थे जिनकी एक एक ख्वाहिश नीरज और उसकी पत्नी पूरी किया करते थे। ये वही बहनें थीं जो मायके आने पर भाई भाभी से तरह तरह के खर्च करवाया करती थीं और काफ़ी कुछ लेकर जाया करती थी। और ये वही भाई थे जिनके बच्चों की फीस तक नीरज भरा करता था। और ये वही माँ थी जो बोल बोल कर कि तू बड़ा भाई है, तू अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल नहीं रखता तो कौन रखेगा। सारे भाई बहनों के ऊपर नीरज के पैसे लुटाया करती थी। नीरज और मीरा को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसके घर से कोई भी उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल जो रहा था। खैर मीरा ने अपने मायके फ़ोन लगाया। मीरा को पता था उसके मायके से भी कोई आने वाला नहीं है और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने अपनी माँ से मदद मांगी। मीरा की माँ ने बोला एक उपाय है, देख मैं तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से ज़्यादा कुछ काम हो तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ मैं गांव से किसी भरोसे लायक गरीब लड़की को लेकर आ सकती हूँ जो घर का सारा काम और मीरा की देखभाल कर देगी और मैं उस पर नज़र रखने का काम कर लूँगी। बोलो तो मैं किसी से बात करूँ। मीरा ने बोला हाँ माँ बात करो, जितने भी पैसे लेगी मैं दे दूँगी, इतनी मुश्किल से तो मुझे माँ बनने का सुख मिल रहा है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। अगले ही दिन मीरा की माँ गांव से एक भरोसेमंद लड़की को लेकर मीरा के पास शहर आ गई। अब मीरा और नीरज बहुत खुश थे। मीरा की अच्छी देखभाल हो रही थी। नीरज भी बीच बीच में जाकर अपनी दुकान देख लेता था और अपना बिजनेस भी संभाल रहा था, क्योंकि मीरा की माँ और वह लड़की मीरा के साथ थे, इसलिए नीरज को ज़्यादा चिंता भी नहीं होती थी और डॉक्टर के संपर्क में तो वह लोग लगातार थे ही। इधर नीरज के घर पर नीरज के भाई बहन सब बहुत चिड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नीरज भाई की कभी अपनी संतान होगी। यहाँ तक कि नीरज की माँ खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था नीरज की अपनी संतान हो जाएगी तो वह अपने छोटे भाई बहनों को पूछना कम कर देगा। कितनी घटिया सोच थी एक माँ की। क्या नीरज किसी और की संतान था और बाकी बच्चे उनकी अपनी संतान थे? पर क्या कर सकते थे, किसी की सोच तो बदली नहीं जा सकती। नीरज को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बहुत खुश था और इंतजार कर रहा था कि कब उसकी संतान जन्म ले। उधर मीरा और उसकी माँ भी बहुत खुश थे और गीता, जिसे मीरा की देखभाल के लिए लाया गया था, मीरा की बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी गीता। एक दिन गीता बाजार से सब्जियां लेने गई थी कि नीरज के भाई और बहन उसे मिले, जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। उन्होंने गीता से बोला हम तेरी मालकिन के रिश्तेदार हैं। गीता ने बोला अच्छा बोलिए क्या काम है। तो उन लोगों ने बोला देखो हम नहीं चाहते कि नीरज और मीरा की संतान इस दुनिया में आए। तुम तो वैसे भी पैसों के लिए मीरा की देखभाल कर रही हो। जितने पैसे तुम्हें नीरज देता है हम तुम्हें उसका 10 गुना पैसा अधिक देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। गीता ने बोला ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग।
तो उन लोगों ने बोला, देखो तुम हमारा काम नहीं करोगी तो हम किसी और से करवा लेंगे, इससे अच्छा तुम ही हमारा काम कर दो, कुछ पैसे भी कमा लोगी। गीता ने बोला, मुझे क्या करना होगा। उन लोगों ने एक पुड़िया निकाली जिसमें कुछ जड़ी बूटी थी और बोला, इस पुड़िया में से थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी निकाल कर रोज मीरा को खाने में मिलाकर देनी पड़ेगी, जिससे धीरे धीरे कोख में ही उसकी संतान मर जाएगी और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, और ये सब कुछ इतना धीरे धीरे होगा कि किसी के ऊपर कोई शक ना हो और सब कुछ सामान्य लगे। बस नीरज की संतान इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए। गीता ने बोला, ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पैसे पूरे लूंगी, वह भी एडवांस। उन लोगों ने बोला, पैसों की चिंता मत करो, कहकर उन लोगों ने काफ़ी पैसे गीता को दे दिए और साथ में जड़ी बूटी भी दे दी। गीता ने जड़ी बूटी और पैसे अपने पास रख लिए और सब्जी लेकर घर चली गई। अब तो नीरज के भाई बहन काफ़ी खुश थे कि चलो अब नीरज भाई की कोई संतान नहीं आने वाली और हमारे साथ से कोई खजाना नहीं जाने वाला। वैसे भी अगले महीने प्रसव है और जड़ी बूटी 1 महीने तो लगेगी ही अपना काम करने में, सब कुछ सामान नहीं लगेगा और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। प्रसव के वक्त या प्रसव के बाद कुछ दिन पहले नीरज भाई को पता चलेगा कि उसकी संतान नहीं रही और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे और किसी के ऊपर कोई शक नहीं होगा। ये सोचकर नीरज के भाई बहन काफ़ी खुश रह रहे थे और इधर नीरज और मीरा भी काफ़ी खुश थे कि उनकी संतान इस धरती पर आने वाली है। उनका कोई अपना वारिस आने वाला है जो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा और उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। इसी सब में प्रसव की तारीख आ गई और मीरा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और नीरज खुशखबरी का इंतजार कर रहा था, पर उसके भाई बहन किसी और खबर के इंतजार में थे। मीरा को जब से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, नीरज के घर वाले बेचैनी से नीरज के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी खबर विशेष का इंतजार था। खैर, मीरा को अस्पताल में भर्ती कराने के करीब 10 घंटे बाद नीरज का फ़ोन आया। नीरज के भाई ने लपक कर फ़ोन उठाया अपने दिल की खबर सुनने के लिए। उसे यही लगा था कि नीरज भाई उधर से रोते हुए बोलेंगे कि हमारी संतान नहीं रही, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। नीरज ने बोला, मुबारक हो, तुम चाचा बन गए, हमारी संतान आ चुकी है। मीरा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा घंटे भर पहले हुआ है। अभी फुर्सत मिली तो तुम लोगों को फ़ोन लगाया, घर में सबको बता दो। नीरज के भाई को यकीन नहीं हुआ कि नीरज की संतान सही सलामत है। बाकी के भाई बहन पूछ रहे थे क्या हुआ। उसने उदास स्वर में बोला, नीरज भाई को बेटा हुआ है और पूरी तरह स्वस्थ है। सबके चेहरे उतर गए कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा इंतजाम कर दिया था। नीरज की माँ ने बोला, चलो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती थी कि अब नीरज की संतान हो, लेकिन अब हो गई है तो मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम बुढ़ापे में उसका कोई सहारा तो रहेगा। मैं भी अपने स्वार्थ में थोड़ी अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे बड़े बेटे की औलाद दुनिया में जो आ गई है, जिसे सबसे पहले आना था वह सबसे बाद में आया। फिर नीरज की माँ ने बोला, क्या हुआ, तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए? अरे भाई, तुम सब चाचा चाची बुआ बन गए हो, खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो, अब उदास होने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया उसे स्वीकार करो। मैं तो बहुत खुश हूँ। नीरज की माँ को अपने बाकी बेटे बेटियों की करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कितनी भी बुरी थी, आखिर थी तो माँ ही। अपने संतान को मारने की साजिश में कैसे शामिल हो सकती थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और जैसे ही उनके पोते ने जन्म लिया था, उनके मन का सारा भेदभाव जा चुका था और वे अपने पोते को देखने के लिए ललायत थी। उधर नीरज के भाई बहन काफ़ी गुस्से में थे। वे लोग उस वेद के पास गए जिसने वह जड़ी बूटी लाए थे और जाकर उसे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाया। उस वेद ने बोला, हो ही नहीं सकता कि मेरी जड़ी बूटी काम ना करे, मैं मान ही नहीं सकता, ज़रूर कुछ और गड़बड़ी हुई है, जाकर पता करो। इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं गलत जड़ी बूटी दे दूँ, ये कैसे संभव है? उसके बाद उन लोगों को लगा ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन वह लोग कर ही क्या सकते थे। इतने आत्मविश्वास के साथ वेद अपनी जड़ी बूटी की सफल होने की बात कही थी कि उन्हें पता था कि गड़बड़ कहीं और हुई है, लेकिन अब पता कैसे किया जाए। खैर, कुछ दिनों के बाद नीरज और मीरा अपने संतान को लेकर अपने शहर वाले किराए के घर में आ गए। बच्चे को देखने के बहाने नीरज के सारे भाई बहन माँ को साथ में लेकर उनके किराए वाले घर आए। वे देखना चाहते थे कि बच्चा क्या पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सारे भाई बहन वहाँ पर आकर इधर उधर खोजबीन करने लगे थे कि नीरज ने बोला, क्या बात है, तुम लोग अपने भतीजे को ना देखकर इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, जैसे कुछ खोज रहे हो, कहीं तुम ये तो नहीं खोज रहे? कहकर नीरज ने जड़ी बूटियों की पुड़िया निकालकर उन लोगों के सामने रख दी। जड़ी बूटियों को नीरज भाई के हाथ में देखकर उनके सारे भाई बहन सकपका गए और बोले, ये क्या है? नीरज ने बोला, ज़्यादा अनजान मत बनो, और गीता को बुलाया। गीता सामने आई और बोली, तुम लोगों को क्या लगता है मैं थोड़े से पैसों के लिए इतना नीच घटिया काम कर सकती हूँ?
मैंने तो उस दिन सिर्फ इसलिए हाँ कह दी थी क्योंकि मुझे लगा अगर मैं हाँ नहीं कहूँगी तो तुम लोग किसी और से ये काम करवा लोगे और पता नहीं वह और कौन होगा। अनजान खतरा दे लेने से अच्छा था कि मैं खुद ही ये काम करने को तैयार हो जाती हूँ ताकि तुम लोग और कहीं दिमाग न लगाओ और नीरज भैया की संतान सुरक्षित रहे। मैंने उसी दिन घर पर आकर नीरज भैया को सारी सच्चाई बता दी थी और ये भी बोल दिया था कि मैंने ये जड़ी बूटी और पैसे ले लिए हैं ताकि वह किसी और के पास ये काम करवाने के लिए ना जाए और आपकी संतान सुरक्षित रहे। तुम्हें क्या लगता है इन जड़ी बूटियों में से मैंने भाभी को खिलाया है? इतनी नीच नहीं हूँ मैं। और ये लो अपने पैसे, कहकर गीता ने वे सारे पैसे उनके मुंह पर मार दिए। नीरज की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो नीरज ने अपनी माँ को उनकी बाकी की औलादों की सारी करतूत बताई और नीरज की माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। नीरज की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बोला, इन सबको अभी पुलिस के हवाले करो। इतनी जलन? ठीक है, कुछ समय के लिए मेरे भी आंखों पर पर्दा पड़ गया था और मैं भी अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इनकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तुरंत पुलिस को बुलाओ, इन सबको जेल के अंदर डलवाओ। ये जेल के बाहर रहने के लायक नहीं है। नीरज ने बोला, नहीं माँ, तुम्हें क्या लगता है जेल में डालने से इनकी नीचता कम हो जाएगी? नहीं, बल्कि ये फिर कोशिश करेंगे मेरी संतान को हानि पहुंचाने की। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सबसे पहले तो मैं गीता की शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, मेरी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए। और देखा जाए तो मेरे संतान की रक्षा भी गीता ने ही की है। अगर वह चाहती तो मेरी संतान इस दुनिया में नहीं आती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं जीवन भर गीता का शुक्रगुजार रहूँगा और गीता की अच्छे से अच्छे घर में शादी करवाऊँगा। दूसरा, मैं अब उस घर में कभी नहीं रहूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरी संतान सुरक्षित नहीं है। ये गंदे लोग फिर उसके ऊपर वार करेंगे। इसलिए मीरा, मेरा बेटा और मीरा की माँ, और चाहो तो माँ तुम भी, सब यहीं शहर में रहेंगे और मैं गांव में अपनी दुकान देखूंगा और यहाँ आता जाता रहूँगा। माँ, मेरी संतान की जान पर मुसीबत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है, जिसका लालच तुम्हारे बाकी की औलादों को है, तो उसका इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है। तभी एक वकील नीरज के घर में आते और नीरज उनसे बोलता है, मैंने जो कागज़ बोले थे आपने बनवा लिए? वकील ने कहा, नीरज जी, सारे कागज़ तैयार हैं, आप साइन कर दीजिए। और नीरज ने कागज़ों पर साइन कर दिया। वकील ने बोला, इस कागज़ पर यह लिखा है कि नीरज की जितनी भी चल अचल संपत्ति है वे सब कुछ उनके और उनकी पत्नी के बाद उनके पुत्र की होगी, और यदि उनके पुत्र को कुछ होता है तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। और साथ ही साथ इन कागज़ों पर यह भी लिखा है कि भगवान न करे यदि नीरज जी, उनकी पत्नी और संतान तीनों को एक साथ कुछ हो जाता है और तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो भी उनकी संपत्ति में से किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। यह कहकर वकील वहां से चला गया। नीरज ने बोला, अब जो करना है कर लो, जिसकी जान लेनी है ले लो, पर जिन पैसों के लालच में तुम जान लोगे वह पैसे तो तुमको कभी किसी कीमत पर नहीं मिलने वाले। हाँ, जेल की हवा जरूर खा लोगे। इतना इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। और नीरज के सारे भाई बहन चुपचाप अपना समूह लेकर वहां से चले गए। उनके जाते जाते नीरज ने चिल्लाकर कहा, और खबरदार, जो कभी तुम सबने अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मुझे या मेरे परिवार को दिखाई, इस बार तो तुम्हें छोड़ दिया है, अगली बार माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। दोस्तों, क्या सच में यदि जिनकी संतान ना हो तो उनकी संपत्ति का लालच बाकी के भाई बहनों को इस हद तक गिरा सकता है? दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।